नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। कुछ ज़मीन से संबंधित जानकारियां आपको देना चाहता हूं ताकि ज़मीन खरीद में जितने प्रकार के फ्रॉड्स हैं उनसे एक हद तक आपका बचाव हो सके और आपका पैसा उसमें ना फंसे और आपकी मानसिक शांति बने रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग ज़मीन खरीद कर फंसे हुए हैं और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, वो एक तरह से सदमे में। तो आइए जानते हैं कि ज़मीन खरीदने के पहले किन किन बिंदुओं पे ध्यान दिया जाना चाहिए। ज़मीन खरीदने के पहले यह एक कार्य जरूर करें। इस प्रकार का टॉपिक्स बना दिया गया है, आप इन बातों को देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और मैं बोल रहा हूँ, आप सुनकर इसको अपने ऊपर उतार भी सकते हैं। ध्यान दें, विक्रेता के नाम की अद्यतन लगान रसीद मांगे। आपको यह ध्यान देना है कि विक्रेता जो है आपको ज़मीन बेचना चाहेंगे, आपको यह ध्यान देना है कि विक्रेता जब हमको ज़मीन दिखा रहे हैं तो पिता या दादा के नाम से कटी हुई रसीद दिखाते हुए बंटवारानामा वो आपको दिखा रहे हैं कि मेरा बंटवारानामा बना हुआ है, आप ज़मीन खरीद लें। लेकिन आप बंटवारानामा दिखाने पर भी ज़मीन ना खरीदें, बल्कि कहें कि आप बंटवारानामा के अनुसार म्यूटेशन करवा लें और म्यूटेशन करवा करके अपनी खुद की लगान रसीद कटवा लें। यह ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ज़मीन का म्यूटेशन कराने के लिए जो विक्रेता हैं उनका ऑनलाइन जमाबंदी प्रति में नाम आना ज़रूरी है। उसके बाद उनको लगान रसीद आना चाहिए। उस ऑनलाइन में जब उनका नाम ऑनलाइन जमाबंदी प्रति में चढ़ जाएगा तभी वहाँ से आपके म्यूटेशन में वहाँ से नाम आएगा। इसलिए वो रसीद कटवा के आपको दिखा दें तभी आप खरीदने के लिए तैयार हों। रसीद की एक प्रति आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, चूँकि पहले रखना जरूरी था, अब तो ये ऑनलाइन हो चुका है, इसलिए आप रसीद की प्रति तो आपको मिल ही जाएगी। लेकिन ऐसा आप करवा लें, अन्यथा आपको म्यूटेशन में दिक्कत होगी। ये इस पर ना चलें कि उनके दादा के नाम की ज़मीन है तो आप खरीद लें। बंटवारानामा दिखा देते हैं, उनको कहिए कि आप इसको म्यूटेशन करा लें, वरना वो आपके लिए एक माथे पे बोझ होगा कि आप उनका पहले ऑनलाइन चढ़वाएं फिर आप म्यूटेशन करवाएं, जो आपके लिए एक दुरूह कार्य साबित होगा। इसलिए आप ऐसा काम ना करें और इसके अनुसार चलें। दूसरा बिंदु यह है कि आप ज़मीन को देख लें, और बिहार सर्वेक्षण कार्यालय गुलजार बाग में है, आप जानते होंगे इस बात को। गुलजार बाग में आप जा कर के एक 150 रुपये में RS मैप मिलता है, CS मैप भी मिलता है, कैडेस्ट्रल सर्वे मैप, रिविजनल सर्वे मैप। 150 रुपया एक प्रति का दाम है। आप अपने एरिया का थाना नंबर ले लें और उनको खाता खेसरा दे दें, वो थाना नंबर के हिसाब से आपको मैप दे देंगे। अगर 2 चादर में मैप होगी तो 300 रुपया लगेगा, एक ही चादर में होगा तो 150 रुपया लगेगा। आप मैप खरीद लें, मैप के अनुसार आप एक अमीन को हायर कर लें और अमीन 1000-2000 रुपये लेगा, और अमीन के साथ आप ज़मीन पे जाएं और मैप के साथ जाएं। जो ज़मीन विक्रेता आपको दिखा रहा है अथवा बीच का मीडिएटर आपको ज़मीन दिखा रहा है, आप उस ज़मीन की नापी अमीन से पहचान करा लें। नक्शे के अनुसार आप ज़मीन की पहचान करा लें। बहुत बार ऐसा होता है कि ज़मीन कुछ खाता खेसरा कुछ और बता करके दिखा दिया जाता है कि यही ज़मीन है। अब बाद में जब आप उस ज़मीन को खरीद के उस ज़मीन पर जब मकान बनाने जाते हैं तो पता चलता है कि वह ज़मीन का वह प्लॉट ना होकर के उसके बगल वाला प्लॉट है। तो इसमें आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं, तब आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। इसलिए ज़मीन खरीदने के पहले ज़मीन की पहचान करा लेना बहुत ज़रूरी है। अमीन से आप ज़मीन की पहचान करा लें, और अमीन को साथ रखने से एक फ़ायदा यह भी होगा कि वह ज़मीन की पहचान तो कर ही देगा, साथ ही साथ वह ज़मीन की नापी भी कर देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ज़मीन वस्तुतः कितनी है और कितना आपको बताया जा रहा था और ज़मीन वस्तुतः कितनी है। जितनी ज़मीन नापी में निकलेगी उतना ही ज़मीन का पैसा आप देंगे, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदे का सौदा होगा। अब आते हैं तीसरे बिंदु पे। तीसरा बिंदु यह है कि अगर आप कोई आवासीय या व्यावसायिक भूमि खरीद रहे हैं तो आज की तारीख में आपको भी मालूम है कि आवासीय और व्यावसायिक भूमि की कीमतें आसमान छू रही हैं, और उतना पैसा लगा करके आप कोई ज़मीन के नापी विवाद में फंसें, चौहद्दीदारों के साथ विवाद में फंसें, तो ये बिल्कुल भी उचित स्थिति नहीं कही जा सकती। और फिर उसके बाद आपको नापी के लिए CO के यहाँ दौड़ते रहें, टाइटल का कोई मामला बन जाए वगैरह वगैरह, वाटेवर जो भी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ये कहना होगा विक्रेता को कि आप भाई हमको ज़मीन बेच रहे हैं तो कृपा करके उसकी हमको बाउंड्री करा दें। बाउंड्री 1 फीट ऊँची ही क्यों ना हो, लेकिन रहनी चाहिए ज़रूर। उससे क्या होगा कि अगर वह ज़मीन में संबंधित कोई विवाद होगा तो वो बाउंड्री का जब कराने लगेगा विक्रेता, तो निश्चित रूप से जिसके साथ विवाद होगा वो आदमी विवाद खड़ा करेगा और विवाद सतह पे आ जाएगा। उसको बाउंड्री करने से रोकेगा जो जिस आदमी के साथ उसका विवाद होगा। उससे आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी
कि इस ज़मीन पर विवाद है और हम इस ज़मीन को खरीदने से बचें, यानी कि आपका पैसा बचेगा। अगर विक्रेता यह चाहता है कि कहेगा कि वो हमारे पास पैसा नहीं, हम बाउंड्री नहीं करा सकते, इतना पैसा नहीं है मेरे पास, आप अपना कुछ पैसा दे के उसको कहें कि आप बाउंड्री करवाइए। इससे कम से कम ये होगा आपका कि बाउंड्री तो आपको ऐसे भी बनाना ही है, बाउंड्री होने से कम आपका सीमा सत्यापन, दखल कब्जा, ये सब भी स्पष्ट हो जाएगा और आपको एक तरह से आप चौहदीदारों के साथ किसी विवाद से बचेंगे और बार बार नापी नहीं कराना पड़ेगा। वरना आप जब भी उसके चौहदीदार कभी भी अपना बाउंड्री जब घेरना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आप तनाव में आएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप ज़मीन खरीदने के पहले बाउंड्री जरूर करा लें और यह विक्रेता को जवाबदेही दें और इस ऐसे पचड़े में आप खुद ना पड़े। चौथा बिंदु यह है कि अगर कोई ज़मीन के संबंध में आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाता है और कि पावर ऑफ अटॉर्नी से आपको ज़मीन बेचना चाहता है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी से बेचना चाहता है तो पावर ऑफ अटॉर्नी को आप ध्यान से पढ़ लें, उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी में देखें कि उसकी अवधि कब तक है। पावर ऑफ अटॉर्नी में जिस आदमी का नाम पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया है उस पावर ऑफ अटॉर्नी में उस आदमी के लिए उसकी अवधि कब तक है। दूसरा ये देख लें कि उन्होंने उसको बेचने का पावर भी दिया है उस पावर ऑफ अटॉर्नी में या सिर्फ ज़मीन की देखभाल करने के लिए दिया है, इसलिए उसकी शर्तों को आप बढ़िया से पढ़ लें। दूसरी बात ये कि आप कोशिश करें कि जो मूल जिसका ज़मीन है आप उसी ज़मीन वाले से ज़मीन लिखवाएं। इनको पावर ऑफ अटॉर्नी को वाले से आप पैसे दे करके पैसा तक दे सकते हैं, लेकिन पैसा देने के बाद जब ज़मीन लिखवाने रजिस्ट्री की बारी आए तो आप मूल जो ज़मीन मालिक हैं उनको बुला करके लिखवाने के लिए कहें। अगर वह विदेश में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं या बहुत बीमार हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं जा सकते हैं, तब आप इनसे लिखवाएं, पावर ऑफ अटॉर्नी वालों से ज़मीन रजिस्ट्री करा लें। लेकिन उस समय भी पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति आप अपने पास जरूर रख लें जो आपको आगे म्यूटेशन में काम आएगी। अन्यथा ज़मीन रजिस्ट्री होने के बाद वो आप रजिस्ट्री ऑफिस से पावर ऑफ अटॉर्नी की नकल प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आपको नहीं देगा। और ये भी हो सकता है कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी वाले भी ज़मीन बाद में आपको उसकी एक प्रति ना दें, तो फिर आपका म्यूटेशन अधर में लटक जाएगा। इसलिए ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट इसके ऊपर का है कि इसके बाद का बिंदु है कि भूमि क्रय करने से पहले आप एक चीज़ जरूर देख लें कि भूमि के ऊपर से कोई हाई वोल्टेज विद्युत का तार तो नहीं गया हुआ है, जो आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। जो ज़मीन बेचने वाले हैं वो तो कहेंगे हाँ ये तो तार 1 साल में हट जाएगा, ये हटने वाला है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। आप इन सब पचड़ों में ना पड़े, आप सीधा ज़मीन के ऊपर अगर हाई वोल्टेज तार है वैसी ज़मीन को खरीदने से बचें, अन्यथा वो आपके लिए बाद में बहुत घाटे का सौदा हो सकता है। आवासीय और व्यावसायिक भूमि आवासीय या व्यावसायिक भूमि आप क्रय करने जा रहे हैं, क्रय करने के पहले आपको मालूम है कि ऐसी ज़मीनों की कीमत बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे ज़मीन लोग बेच चुके हैं जो लैंडलॉक हैं। लैंडलॉक का मतलब होता है जिनका कहीं रास्ता नहीं है, जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। वैसे ज़मीन का रास्ता हम वैसे ज़मीन मैं क्यों खरीदूंगा जिसका कहीं कोई रास्ता नहीं है। जब भी आप रजिस्ट्री ऑफिस में आवासीय या व्यावसायिक भूमि खरीदने जाते हैं तो निश्चित रूप से ध्यान रखें कि उसमें इसके किसी चौहदी में एक रास्ता है कि नहीं, उसके चौहदी में रास्ता प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इसलिए ज़रूर देख लें और बिना रास्ते वाली ज़मीन न खरीदें, क्योंकि बहुत लोग ऐसी ज़मीन खरीद करके मकान बना चुके हैं और जब मकान का उनको उद्घाटन करना था, गृह प्रवेश करना था, तो पता चला कि बगल वाले चौकीदार ने अपना रास्ता घेर लिया और कहा कि इस इधर से तो रास्ता ही नहीं है, तो मेरी ज़मीन है। इसलिए प्रॉपर संतुष्ट हो लें कि उस ज़मीन का रास्ता है अथवा नहीं। अगर इसमें और भी आगे बिंदु हैं, इस बिंदु में एक बिंदु ये भी है कि उस ज़मीन पर कोई लोन तो नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये ज़मीन जो हम खरीदने जा रहे हैं उस ज़मीन पर हो सकता है विक्रेता ने लोन लिया हुआ हो बैंक से और आपको धोखा दे रहा हो, तब तो लोन की सारी जवाबदेही फिर आपके ऊपर आ जाएगी। ऐसे ज़मीनों से बचना चाहिए। कैसे बचेंगे? तो उसमें ये आप अगर ज़मीन बेचने वाले ने किसी और से ज़मीन खरीदी हुई है तो आप उसको कहें कि वो मूल डीड हमको दे दीजिए। अगर उसने बैंक से लोन लिया हुआ होगा तो वह मूल डीड आपको कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बैंक वाले मूल डीड को जब भी लोन देते हैं किसी को तो मूल डीड अपने पास रख लेते हैं। अगर वह आदमी मूल डीड आपको देने में आनाकानी करता है तो आप यकीन मानिए कि उस ज़मीन पर लोन लिया हुआ है और आप उस ज़मीन को मत खरीदिए, खरीदने से बचिए। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ है कि ज़मीन खरीदने के पूर्व आप लोन की जांच के लिए sarasai.org.in पर जा सकते हैं। sarasai.org.in पर आप जा सकते हैं। इस पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं कि उस ज़मीन पर पूर्व से कोई लोन वगैरह तो नहीं लिया गया। ये एक है, इस पर आप जाएं और जा कर के चेक करें। चेक करने के बाद आपको इस पर पता चल सकता है कि उस ज़मीन पर कोई लोन वगैरह है अथवा नहीं। ज़मीन क्रय से पहले, ज़मीन क्रय आप करना चाहते हैं, बहुत सारे कागज़ आप देख रहे हैं,
जमाबंदी का निर्धारण है, जमाबंदी आ चुका है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए जमाबंदी भी आप सही है, उसका पुराना जमाबंदी है, चल रहा है, रसीद भी कट रहा है, सब सही है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि ज़मीन का खतियान क्या कहता है, कैडेस्ट्रल सर्वे में ज़मीन का क्या कहता है। तो अगर आप सर्वे खतियान उसका देखते हैं और खतियान में अगर ज़मीन लिखा हुआ है गैर मजरूआ मालिक या गैर मजरूआ आम, इस प्रकार की कोई सरकारी भूमि है, या केसरे हिंद, खास महल, इस तरह की कोई सरकारी भूमि उसमें लिखी हुई है, तो वैसी ज़मीनों को खरीदने से बचें, क्योंकि वैसी ज़मीन को अगर आप खरीद लेते हैं तो फिर बाद में आपको म्यूटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ज़मीन खरीदने के बाद बहुत लोग इसी ज़मीन खरीद चुके हैं और उनका म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगा। अगर खतियान में सरकारी भूमि लिखी हुई है तो ऐसी ज़मीन आप बिल्कुल भी ना खरीदें, और या किसी जानकार व्यक्ति से विमर्श कर लें, वो आपको निश्चित रूप से उचित सुझाव देंगे। इसके अतिरिक्त और भी बिंदु हैं कि सरकार, अगर आपको ये भी देखना चाहिए कि जो ज़मीन आप खरीदने जा रहे हैं कहीं वह बेचने वाले को बास्कीत पर्चा से तो नहीं प्राप्त है, कहीं वह भूदान की ज़मीन तो नहीं है जो उनको प्राप्त थी, बंदोबस्त हुई थी, कहीं वो गैर मजरूआ आम या सरकारी आम या खास भूमि तो नहीं थी जो उनको बंदोबस्त हुई थी, कहीं वो उनको जो है सीलिंग से तो प्राप्त नहीं हुई थी, रहती भूमि क्रय नीति आदि से तो प्राप्त नहीं है। ऐसी ज़मीनें जो किसी को बंदोबस्ती से प्राप्त हो और किसी ने किसी को बेच दिया हो, उससे आप खरीदने जा रहे हो तो भी बचें, क्योंकि वह ज़मीन मूलतः बंदोबस्त की हुई है, और ऐसी बंदोबस्त की हुई भूमि को अगर आप खरीद रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। इसलिए यह स्पष्ट हो लें ज़मीन खरीदने से पहले, और कि यह स्पष्ट हो लें कि वह ज़मीन, उनसे पूछ लें कि ज़मीन कहीं किसी के बंदोबस्ती से तो प्राप्त नहीं है, क्योंकि बंदोबस्त ज़मीन नॉट ट्रांसफरेबल होती है, अहस्तांतरणीय होती है, उसका रजिस्ट्री नहीं हो सकता है। और अगर आपने वो ज़मीन खरीदा तो सरकार के कई परिपत्र हैं, उनके हिसाब से वो ज़मीन सरकार आपसे कभी भी पुनः गृहीत कर सकती है और आप बेघर हो सकते हैं, बिना ज़मीन के हो सकते हैं, उसमें आपका बहुत सारा पैसा भी लग जाएगा। इसलिए ये सब कुछ सावधानियाँ हैं, इन सावधानियों पर अमल करके निश्चित रूप से आप जो है इससे बच सकते हैं, फ्रॉड से बच सकते हैं, एक हद तक बच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आप इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, इसको समझें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर इसी प्रकार के अन्य वीडियो आते रहेंगे जो आपके लाभ के लिए होंगे। और इसके बाद आएंगे कि ज़मीन खरीदने के बाद क्या करें, ज़मीन में रजिस्ट्री करने के पहले किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे बहुत प्रकार के वीडियोज इस पर अब मेरे द्वारा अपलोड किए जाएंगे। आप देखते रहिए और आप सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।